खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट मियां शाहिद साहब। एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी हमारे साथ है। मैं रन डाउन आपकी खिदमत में अर्ज कर दूँ, बलोचिस्तान से 3 माह में दहशत गर्दी का मुकम्मल सफाई का रिजॉल्व है। और हमने कल वो एक मीटिंग भी देखी असम्बली में, जिसमें मेरे ख्याल में बड़ी खुल के बातें की और उन तमाम गैप्स का जिक्र किया जो सबसे इम्पॉर्टेंट आई थिंक जो टेक अवे था उसका, कि जहाँ पे हमारे फौजियों की हमें खून से वो गैप भरने पड़ रहे हैं, वो बड़ी अहम बात है। और इसके अलावा एक बात मैं ये भी करूँगा कि इतना बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है वतन अजीज़ को, और उधर पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, चाहे सरकार हो चाहे अपोजिशन हो, हर कोई जो है इस बात पे कोई फोकस नहीं कर रहा। कोई अपना लीडर को रिहा कराना चाहता है, कोई कहता है जनाब ये तो वो है। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने जो तकरीर की उसमें बलोचिस्तान का जिक्र शायद इतना नहीं था जितना उनके मुखालफों का था, और दूसरी तरफ भी वाइस वर्सा यही था। ये अफसोसनाक बात है, इस पर बात करेंगे। हाँ, हर तरह का माहौल हो मगर एक काम नहीं रुकता। रमज़ान शरीफ में जो महंगाई है, और खासकर जिसे आप शुगर माफिया कहते हैं, पहले इन्होंने शुगर जो है एक्सपोर्ट कर दी, अब जिसकी कीमत 164 पे, मैं आई गिव यू दी करेक्ट प्राइस, उस पर आ जाएंगे, उस पर बात करेंगे। श्रीलंका डिफ़ॉल्ट किया था, खुदा न खास्ता हमारे बारे में भी कहा जा रहा था, मगर ख़तरा टल गया है। मगर इसके बावजूद हालात बहुत बुरे हैं, दहशत गर्दी है, माशी दहशत गर्दी है। तो क्या फ्रॉम वेयर वी शुड टेक आवर क्यू टू गेट आउट ऑफ दिस केओस। और आखिर में बात करेंगे कि पेंटागन के बाद ट्रंप ने अपनी अदलिया पर भी हमला कर दिया। मैं कभी कभी हंसता हूँ और हैरान होता हूँ, क्या हमारी सियासत से वो क्यों ले रहा है? जिस तरह से हमने देखा, हमने तो बहुत पहले ये रवायात कायम कर दी थी जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ, और बाद में जिस तरह हम इदारों के हवाले से बात करते रहते हैं। तो ये क्या कहानी है? मगर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं दोनों हवालों से सवाल का आगाज़ करता हूँ। एक तो ये कि जो बात कल आर्मी चीफ ने कही, वो बात मेरे ख्याल में बड़ी पर्टिनेंट थी कि जी ये जो गैप्स हैं इनको फिल करना, जाहिर है फ़ौज बहुत काम करती है और अपने आगे जाके भी करती है, ज़लज़लों में काम करती है। हमारे फुट सोल्जर्स कहाँ कहाँ शहादतें नहीं ले रहे। मगर बात यह है कि इधर जो वीकनेसेस है उनका क्या करें, और प्लान क्या समझते हैं कि ये कितना लंबा एक्शन होगा और कितना इफेक्टिव होगा? जनरल साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद काजी साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। मैं समझता हूँ कि जी जहाँ तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कल खिताब था, आई थिंक उसमें जो की चीज़ थी वो पाकिस्तान को 2 चीज़ें उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं जी। एक तो उन्होंने आइडेंटिफाई की है जी कि पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनना होगा जी। हार्ड स्टेट देखिए 3 ही किस्म की स्टेट्स होती हैं, एक बनाना रिपब्लिक्स होते हैं, और एक सॉफ्ट स्टेट होती है, और एक हार्ड स्टेट होती है। प्रोबेबली हमने सॉफ्ट से हार्ड की तरफ जाना है टू अचीव आवर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। अगर हमने अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन रखना है, हमने अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन रखना है, हमने अपने फ्रीडम को मेंटेन रखना है, तो दिस इज द टाइम कि जहाँ पे लोगों को महसूस हो, जब आपका एनिमी ये महसूस करना ही बंद कर दे कि आपकी एग्जिस्टेंस है और आपकी विल का टेस्ट होता है बेसिकली कि आपकी विल भी है कि नहीं। तो उस हार्ड स्टेट का मतलब यह है कि नाउ वी शुड बी गोइंग विद आवर स्ट्रॉन्ग एक्शन, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, और थोड़ा सा एंटी बढ़ेगा। जहाँ तक ये सवाल है कि इसका टाइम फ्रेम क्या होगा, देखिए टेम्परेरीली तो आप इसको टेररिस्ट को तो आज आप खत्म करना चाहें तो पाकिस्तान की फौज में कैपेसिटी है, पाकिस्तान की फौज में कैपेबिलिटी है, और पाकिस्तान की फौज में विल है टू फाइट। लेकिन जो टेररिस्ट है उसके अगेंस्ट जो चीजें एप्लीकेशन हो जाएगी, लेकिन जो टेररिज्म है उसके अगेंस्ट जो स्टेट है या बाकी जो एलिमेंट्स हैं नेशनल पावर के, उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और विल तीनों अंडर टेस्ट है जी। जिसकी तरफ आप भी अपने इंट्रो में इशारा कर रहे थे कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। फिर गवर्नेंस की उन्होंने बात की है जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। देखिए गवर्नेंस के बहुत सीरियस इश्यूज है सईद काजी साहब। मैं आपको बड़ा फ्रैंकली आपको बताना चाहूंगा शायद साहब कि पाकिस्तान की जो टेररिज्म या लॉ एंड ऑर्डर या जो एक्सट्रीमिज्म फैला है या जो थोड़ा सा रेडिकलाइजेशन हुई है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल बैड गवर्नेंस का है। हम किसी को मुर्द इल्जाम क्यों लगाए जब सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं होगी। अनफॉर्चुनेटली जिस इंसान के साथ पेट लगे, अगर वो खाली है और वो भरा नहीं है और उसकी डेप्रीविएशंस है, हैव्स एंड हैव नॉट्स के दरमियान सोसाइटी बिग लेवल पे, बड़े लेवल पे बटी हुई है, तो फिर कलमा भी नहीं रहता जी, बाकी तो आप छोड़ दे। तो ये वो डेप्रीविएशंस है, बैड गवर्नेंस है, बैड मैनेजमेंट है, लॉ एनफोर्समेंट नहीं है, पुलिसिंग नहीं है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग उस तरह नहीं है, फिर जो डेवलपमेंट होनी थी वो नहीं है, करप्शन मेगा है। ये वो सोसाइटी की चीजें। मैं देखिए कोई डिसअपॉइंटमेंट या किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहता,
मैं सिर्फ ये लेकिन जनरल साहब, हमें दहशत गर्दी के नासूर का जिसका सामना है उससे तो निपटना है, और इसमें हवाले से खबर ये आ रही है कि 3 माह के अंदर अंदर दहशत गर्दों को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। इस हवाले से फरमाइएगा कि ये इक़दामात किस तरह के होंगे जो कि दहशत गर्दों के खिलाफ जो है अब क्या मरबूत ऑपरेशन किया जाएगा बाकायदा तौर पर, या उनको आइडेंटिफाई करके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो पहले चल रहे हैं उसी तरह की कार्रवाइयाँ होंगी? अच्छा, ये शायद सब ऑपरेशन का जिक्र करके ना हम लोगों को हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली गलत डिबेट शुरू हो जाती है और लोग इस पे ऐसी फियरफुल हो जाते हैं। खासतौर पे हमारी जो है अवाम जो है वो पब्लिक बहुत परेशान हो जाती है। पाकिस्तान में फास्ट में भी ऑपरेशन के देखिए, जब नासूर जरा बढ़ जाता है जी तो थोड़ी सी मेजर सर्जरी होती है। अब ये जो ऑपरेशन है इंटेलिजेंस बेस्ड है, लेकिन इसमें जो स्पोर्टर्स और अबेटर्स है, अब अगले जो फेज है ऑपरेशंस का, ये थोड़ा सा एक तो स्ट्रॉन्ग जाएगा, थोड़ा सा एलिमेंट्स और बढ़ेंगे, लाइकली एयरफोर्स का इस्तेमाल होगा, ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा, और जो स्पोर्टर्स और अबेटर्स है। देखिए काजी साहब, मैं एक मोहल्ले में रहता हूँ और मेरा घर पुरअमन घर नहीं है, तो आई थिंक उस घर को ही गिरा देना चाहिए जहां से फितरा और फसाद फैल रहा है। जो लोग स्पोर्टर्स और अबेटर्स है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का लॉ फेयर अभी तक उस नहज पे नहीं पहुंचा कि इन लोगों के साथ लॉ फेयर के तहत इनको इमीडिएट सजाएं दे दी जाती। तो मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा लॉ फेयर में भी काम होगा, वो उसके बीच में भी अदालतों के बीच में भी सपोर्ट चलेगी, लेकिन मेनली प्राइमरीली। लेकिन सर, आज तोरखम बॉर्डर जो है वो खोल दिया गया है, क्या इसको समझा जाए कि तालिबान हुकूमत ने घुटने टेक लिए हैं? और दूसरा, वजीर दाखिला ने कहा है, वजीर दिफा ने भी कहा है कि अगर हमें वहाँ ठिकानों में हमला करना पड़ा तो उन्होंने भी इंदिया दे दिया कि वहाँ भी हमला करेंगे, जो कि बॉर्डर पर जो है वो मौजूद है, पाक अफगान बॉर्डर पर या पाक ईरान पर बॉर्डर पर जो दहशत गर्दों के ठिकाने हैं। तो क्या एक मरबूत ऑपरेशन, या ऑपरेशन में नहीं फिर भी कहूँगा कार्रवाई का फैसला है कि जो है वो उन जो ठिकानों का जिसका कहा गया है कि अगर अंदर ठिकाने भी हैं तो उनको भी हिट किया जाएगा? देखिए शायद ये जो शायद साहब, ये जो हमारी पॉलिसी है अफगानिस्तान के साथ, जो हमारे ताल्लुकात है, ये जरा बड़ा थोड़ा सा क्रिटिकल और सेंसिटिव इशू है जी। इसको बड़ा क्राफ्टली हमें डिबेट भी करना चाहिए और बातचीत भी करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने माजी करीब में कुछ ऐसे टारगेट्स थे जो लिए थे जी, इन स्पाइट ऑफ गिविंग पीस द मैक्सिमम चांस, और जितना चांस इस स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने या हमारी आर्म फोर्सेज ने अमन को दिया है, शायद ही दुनिया में इतना चांस किसी मुल्क ने दिया होगा। अभी आप इजराइल को देख लें, सीज फायर हुआ है, आप इंडियन एप्लीकेशन देख लें, आप श्रीलंकन के ऑपरेशन को अगर पूरा पढ़े तो कहीं भी पीस को इतना चांस नहीं दिया गया जी, नोवेयर एल्स। पाकिस्तान बाय जगह, लेकिन आपने पास्ट में देखा होगा कि माजी करीब में हमने कुछ टारगेट्स लिए जी अफगानिस्तान में। अच्छा जल साहब, मैं आपने एक बात जो पॉइंट आउट की वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैं चाहता हूँ वो तिश्ना ना रह जाए। अभी आपने बात की पेट की, भूख की। मैं आज एक थोड़ा सा पीस मुझे लिख के भेजा राशिद अब्बासी साहब जो चेयरमैन प्लानिंग कमीशन थे, वो बलोचिस्तान में रहे। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बहुत सारे वहाँ मनसूबे सिर्फ पेपरों पे होते थे, यानी यहाँ पे जो गवर्नेंस का फेलियर हुआ, बिकॉज हमें दो माजों पे, एक तो हमें आइसोलेट करना है माशी तरक्की से इन तमाम दहशतगर्द और इन दरिंदों को, और दूसरी तरफ हमें ऑपरेशन भी करना है। तो ये जो पहला, ये जो मैं बात कर रहा हूँ जिस पे आपने पॉइंट आउट किया, आप समझते नहीं है कि ये टू प्रॉन्ग करना पड़ेगा, हमें एक माशी दहशतगर्दी भी खत्म करनी पड़ेगी? जी ऑफ कोर्स, माशी दहशतगर्दी का बहुत गहरा ताल्लुक है ये जो काइनेटिक दहशतगर्दी है, जिसके साथ आपको माजी में याद होगा, अगर आपको कराची के कुछ ऑपरेशन याद हो, या कराची में जब रेंजर्स डिप्लॉयड थे, जनरल बिलाल अकबर वगैरह, जनरल रिजवान के शुरू के टाइम, आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा। ये वो माशी दहशतगर्दी, उस वक्त हमारा मेन बज़ होता था जी, वो बातचीत होती थी, बज़ वर्ड था, और बहुत काम भी हुआ इसके ऊपर जी। तो माशी दहशतगर्दी का ये जो फिजिकल दहशतगर्दी है, इसके साथ चोली दामन का साथ है जी। यही पैसा जो है इलीगल स्पेक्ट्रम का पैसा हो गया, इस माशी दहशतगर्दी का पैसा है। लेकिन नुकसान तो स्टेट को होता है, इनका लिंकेज भी है और स्टेट को बड़ा नुकसान होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि गवर्नेंस और ये करप्शन की बात कर ले। अब 83,000 के करीब में, अब ये पिछले 5-6 दिनों से बार बार इसी चीज पे चीख रहा हूँ ताकि ये उन कानों तक पहुंचे जिन्होंने गवर्नेंस को, कि ये रडार पे है, पाकिस्तान की आवाम ऑब्जर्व कर रहे हैं। 83,000 के करीब लेवीज हैं जी बलूचिस्तान में, जिनमें से 60% जो है ईदर दे आर मिसिंग और दे आर घोस्ट। 92 बिलियन रुपीस सालाना जाते हैं जी, 92 बिलियन रुपीस। वो पैसा जो पाकिस्तान के या पाकिस्तानियों की जानो माल की हिफाजत के लिए दिया जाता है, जब वो 60% है ही नहीं, वो पैसा कहीं ना कहीं करप्शन में तो जा रहा है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तो किसी से करनी है ना जी। ये तो ऐसा नहीं हो सकता, मैंने आपकी हिफाजत के लिए, आपने
in the contract with the state. शाहिद साहब is a contract with the state through the constitution. तो स्टेट का काम है कि आपको पुरअमन देना है। तो स्टेट जो पैसा आपको पुरअमन रखने के लिए या आपको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए दे रही है वो अकाउंट फॉर ही नहीं है। तो बैड गवर्नेंस पे टेररिज्म में तो जन्म इसी तरह लेना है ना, इसी तरह चीजें फैल रही है, पुलिसिंग नहीं है, करप्शन है, उनकी इक्विपमेंट देख लें, अफसोस होता है उधर से M4 M16 नाइट विजन गॉगल्स। जनरल साहब, जब दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो अमूमन देखा जाता है कि वो इंसानों को डाल बनाते हैं और मासूम जानों को जो है वो डाल बनाते हैं, और वहां पर जो है अगर वहां पर कार्रवाई की जाएगी तो आबादियां जो है नजदीक, पहाड़ों के नजदीक और पहाड़ों के अंदर, वहां पर ये खदशा है कि वो वहां पर डाल बनाएंगे। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि वहां पर आर्जी तौर पर मासूम जानों को बचाने के लिए वहां से आबादियों को खाली कराकर जो है बाकायदा मरबूत जो है सर्जरी की जाए और उसके बाद जो है वो और वहां पर बाकायदा तौर पर आबादकारी की जाए? शायद साहब देखें ये जो अभी जाफर एक्सप्रेस का जो ऑपरेशन हुआ है इसकी क्लियरेंस का, तो आई थिंक दैट स्पीक्स ऑफ द प्रोफेशनलिज्म ऑफ पाकिस्तान आर्मी। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी में कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, हमारी आर्म फोर्स में कैपेसिटी कैपेबिलिटी है कि जो इस तरह के हिनियस एक्ट करेंगे जो इंसानी जानों को ढाल बनाने को, उनको दे हैव द कैपेसिटी टू टेक देम आउट। तो बड़ी प्रिसीजन के साथ ऑपरेशंस करते हैं और पाकिस्तान की एक प्रोफेशनल मिलिट्री इसी दिन के लिए बनाई है। ये मेरिट बेस्ड प्रोग्रेस करने वाली मिलिट्री है, हम इस पे रहे हैं अभी एग्जैक्टली नो। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग में अभी तो वॉर एंड टेरर ओनली सक्सेस स्टोरी हम थे। ये तो और बहुत से अवामिल हुआ है कि इसने दोबारा सर उठा लिया, हमारी अपनी कोताहियां उसमें ज्यादा है और ऑफकोर्स एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट और जो एंटी अभी बढ़ाई है इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म और प्रॉक्सी वॉर की उन्होंने एंटी बढ़ाई है, अपनी लॉजिस्टिक्स अपनी चीजें बढ़ाई हैं, इसमें इन्वॉल्वमेंट ज्यादा की है। और अब जो तालिबान जो अफगानिस्तान की वॉर से अमेरिका से फारिग हुए अब वो भी उनको अवेलेबल है, तो ऑलरेडी दे हैव लॉट ऑफ रिक्रूटमेंट, तो वो भी ऐड हुए। ये सच की कोई और वजह है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी बड़ी प्रिसीजन के साथ कार्रवाई करेगी और दे हैव द कैपेबिलिटी जो इस तरह के आई बिलीव यू हैव स्ट्रक द राइट कॉल। जो बहुत बड़ी खबर आपने दी कि यहाँ गोश्त जो हमारे सिक्योरिटी के लोग हैं, ये अफगानिस्तान बलूचिस्तान की गवर्नमेंट क्या करती रही है और क्या हमें इस पहलू की तरफ भी गौर करना। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड जनाब जाहिद महमूद साहब, आपने हमें एनलाइटन किया। बड़ा अहम इशू है, बड़ा हमारी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है हमें, इससे हमें नबुर्दाजबा होना है, इकट्ठे होकर और सारे मसाइल हल करने हैं। माशी दहशत गर्दी और दोनों का चोली दामन का साथ है, जैसे जनरल साहब ने कहा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर वही माशी दहशत गर्दी। रमज़ान में चीनी किधर चली गई, पहले एक्सपोर्ट क्यों की, गंदम भी एक्सपोर्ट की थी हमने, फिर इंपोर्ट की थी हमने, ये आना जाना और फिर आवाम का इससे जो है कुचला जाना, ये क्या मामला है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियाँ साहब, बुरान हो या कुछ हो, एक तबका ऐसा है कि जिसकी मौज लगी रहती, बल्कि बुरान उसके लिए अपॉर्चुनिटी होता है। ज़लज़ला आए तो खैमों और कमलों की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसी तरह रमज़ान आए तो पहले इन्होंने जाहिर है जब हुक्मरानी भी आपके पास होगी और चीनी बनाने का कारखाना भी आपके पास होगा तो वही होगा जो आप करेंगे। चुनाचे अब ये नवंबर 2024 में चीनी की कीमत, और मैं एक बात और भी अर्ज कर दूं आपके लिए, 131 रुपए थी। इस मुल्क के 80% लोगों की स्वीट डिश एक चाय की प्याली है। वो फिरनियाँ नहीं चाहिए, हलवे मांडे नहीं खाते वो, और वो भी हम उनसे छीन लेते हैं, उसमें से भी दिहाड़ी लगाते हुए हमें शर्म नहीं आती। अब 164 रुपए पे चली गई है। पहले एक्सपोर्ट करवाई की जी बहुत ज़्यादा है, अब पता चले जी कमी हो गया, हूँ अंदर आ जाए। इससे पहले कल हम जिक्र कर चुके हैं जनाब उस सैक्रोसेंक्ट प्रॉफिट का, जिसका अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा था कि भाई ये इनएलिएनेबल राइट है। 1% लोग जो हैं उनको हम नहीं महरूम कर सकते, 99% की बलि चढ़ा देंगे हम, मगर प्रॉफिट को नीचे नहीं आने दें। प्रॉफिट लेना नाजायज़ नहीं है, मगर क्या अब नॉर्मल प्रॉफिट जायज़ है या उधर ही माल फेंक? तो मियाँ साहब, हमारे लिए जिल्लत बुरान, इनके लिए अपॉर्चुनिटी, ये दुरुस्त कह रहा हूँ मैं मियाँ साहब? काजी साहब, एक छोटी सी कहावत है और फिर मैं बताता हूं कि आज कौम के साथ क्या हुआ है। एक बादशाह था, उसके दौर में रोटी जो है वो 30 रुपए की हो गई, तो नान भाइयों ने रोटी 30 रुपए की कर दी। अवाम ने रोला डाला, जब वो अवाम जो है बादशाह के पास आई तो उन्होंने नान भाइयों को बुलाया और उनको कहा, खबरदार रोटी 15 की कर दो। उन्होंने 15 की कर दी। जो रोटी 3-4 रुपए की 5 रुपए की थी वो 15 की हो गई। तो फिर उस पर जो है वो नान भाइयों ने बाद में पूछा, जब अवाम गई
कि बादशाह सलामत ये क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ना, 15 से आपको 5 से 15 हो गया और अवाम भी खुश हो गए। तो आज जो हुआ है, आज अवाम के साथ हाथ हुआ है और वो नायब वज़ीर आज़म साहब ने आज जो है वो एक बैठक की शुगर मिल मालकान से, और उनको कहा कि आपने चीनी का रेट बहुत बढ़ा दिया है, चीनी का रेट जो है 164 रुपये पे कर दो, क्योंकि चीनी जो थी, हुआ ये है हमारे साथ काजी साहब कि नवंबर में चीनी की कीमत 131 रुपये थी और अब चीनी की कीमत जो है 180 रुपये हो गई। होना तो ये चाहिए था कि नायब वज़ीर आज़म साहब उनको कहते कि आज कीमत जो है वो 131 रुपये कर दो, क्योंकि चीनी उतनी मौजूद है जितनी हमें चाहिए। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि चीनी 164 रुपये की होनी चाहिए, यानी 16 रुपये उनमें उसमें कमी कर दी गई और 131 से अगर देखें 164 का तो उसमें इजाफा कर दिया गया। चीनी की कीमत कम तो नहीं हुई काजी साहब, बल्कि कौम के साथ हाथ हो गया आज, और वो हाथ जो है नायब वज़ीर आज़म ने किया है। और सिर्फ वज़ीर आज़म ये नहीं बताया उन्होंने, नायब वज़ीर आज़म ने, कि हमने चीनी 7,57,779 मेट्रिक टन चीनी जो है वो एक्सपोर्ट की थी। 58 अरब रुपए की चीनी एक्सपोर्ट हुई थी उस वक्त, और जो इस वक्त जब नवंबर से लेकर अब तक चीनी की कीमत बढ़ी है, इसमें जो माफिया है उसने 76 अरब रुपए कमाए हैं। अच्छा और मियां साहब, एक और भी आज खबर आई है, है जाहिर है भाई हम हुक्मरानों की बड़ी इज्जत करते हैं माशाल्लाह जितनी भी है। अच्छा, अब ये कि ये आज हुसैन नवाज साहब की को खबर आई है, हुसैन नवाज साहब की थी ना, कि ये हसन नवाज नहीं, हुसैन नवाज साहब की थी गालबन, कि वो पहले तो डिफ़ॉल्ट किए थे, उन्होंने अपना बैंकरप्सी डिक्लेयर की थी। अब हुसैन नवाज साहब को वहाँ डिफ़ॉल्ट, हसन नवाज साहब को वहाँ डिफ़ॉल्टर करार दे दिया गया है। ये क्या, और 52 लाख पाउंड का जुर्माना हुआ है, और कुछ कोई कितनी अमाउंट लिखी थी, कोई इतनी उन्होंने जो है वो अदा करनी है। अरे भाई, इतने बुरे हालात तो नहीं है, कम अज़ कम वतन अजीज़ का जो हाल हो। हाँ, हमारे हुक्मरान ख़ानदानों के पास तो कोई खुदा न खास्ता पैसे की कमी नहीं है, आदम मिन फजल रब्बी है। तो ये क्या खबर है मियाँ साहब? काजी साहब देखें, ये जो हुआ है, साबिक वज़ीर आज़म के बेटे हैं, साबिक वज़ीर आज़म के बेटे हैं हसन नवाज, उनके बारे में ये खबर आ रही है और सरकारी जो वेबसाइट है बरतानिया की उस पर ये मौजूद है। उसमें कहा गया है कि हसन नवाज जो हैं वो 52 लाख रुपए 52 लाख पाउंड के जो हैं वो नादहिंदा हैं और उन पर जुर्माना जो है वो कर दिया गया है। ये उनकी जो नादहिंदगी है ये 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक थी और 9.4 मिलियन पाउंड का टैक्स उन्होंने अदा नहीं किया था और बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने हसन नवाज पर 5.2 मिलियन पाउंड का जुर्माना आयद किया है। उन्होंने जुर्माना नहीं दिया था, उन्होंने अपने आप को बैंक करप्ट जो है वो डिक्लेयर कर लिया था, डिफॉल्टर, और उसमें आप वो कहते हैं कि हमारा डिफ़ॉल्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा 29 अप्रैल 2025 को। लेकिन काजी साहब, ये मुल्क की बेइज्जती है क्योंकि वो साबिक वज़ीर आज़म के बेटे हैं और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 3 वक्त के वज़ीर आज़म रहे हैं पाकिस्तान में और उनका दावा है कि वो टैक्स भी पूरा अदा करते रहे हैं और उनका कारोबार भी नहीं है, फेयर तमाम मामलात हैं। लेकिन जो उनके बेटे वहां पर कारोबार कर रहे हैं, जिनके बारे में पनामा में केस तो था लेकिन वो केस से बरी हो चुके। अच्छा मियां साहब, वहां पर जो है वो ये वेबसाइट पे बाकायदा आना और उनको डिफॉल्ट करार देना, ये मुल्क के हवाले से बेइज्जती है। चले कोई नहीं, पैसे शैसे की बच बचा हो जाना चाहिए, बाकी मुल्क शुल्क भी तो माशाल्लाह कायम दायम रहेगा इंशाल्लाह। हाँ, एक मुझे पाउंडों से याद आया, 193 मिलियन पाउंड से दानिश यूनिवर्सिटी बन रही है। पहले तो मुझे थोड़ा याद कराएं कि वो अल्लाह बख्शे कोई दानिश स्कूल हुआ करते थे, वो कहीं हैं? और सेकेंडली मैं फिर अरशद अब्बासी साहब को कोट कर रहा हूँ, 2009 से 6 डैम, छोटे 6 डैम सिर्फ इसलिए नहीं बन पा रहे कि पैसे नहीं हैं। और भाई अगर इन 193 बिलियन पाउंड से अगर हम वो डैम बना लें, फिर मुझे एकदम ख्याल आया भाई क्यों डैम बनाएं, हमारे जो IPPs वाले भाई हैं वो कहाँ जाएंगे? हैं न मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते? भाई अगर हमने हाइडल से बना ली तो माशाल्लाह ये जो बिजली हम इतनी महंगी खरीदते हैं, इन बेचारे बेआसरा लोगों को क्या बनेगा? बहरहाल ये तो मैंने फिगर कोट कर दी क्योंकि अच्छा अब ये अच्छा उसके बाद नहीं, वो उसकी मैं बात करता हूँ। मियाँ साहब, ये जो श्रीलंका की आप बात कर रहे हैं, वो अब सुना है कि तमाम बर्बादी के बाद 5% पे ग्रो कर रहा है। अब ये बड़ी नेचुरल बात इसलिए होती है कि जब आप बॉटम पे आके लगते हैं तो ये सिक्लिकल, ये साइकिल के ज़रिए, ये सरमायादाराना निज़ाम साइकिल सिक्लिकल इसका होता है पैटर्न, ये बूम और बस्ट के साथ चलता है। और जब बस्ट होती है आके नीचे ज़मीन पे कहीं लगता है, जब बॉटम आता है तो उठता है, मगर फिर भी वो 5% पे ग्रो कर रहा है और हम 3% पे बमुश्किल हम ग्रो कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि मियाँ साहब, एक और बात मैं अर्ज़ कर दूँ, हम तो 3% पे ग्रो कर रहे हैं,
अगर आप इशराफिया और इनके कारोबारों का ग्रोथ रेट निकालें, आपके कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। वो ग्रोथ रेट अमेरिका, बहादुर और चाइना से भी आगे होगा, एक टाइनी सी क्लास। और उसी मुल्क में वतन अजीज का ग्रोथ रेट 3% है। मियां साहब देखें काजी साहब, जो हमारी ग्रोथ है वो 3% से भी कम है। जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है वो तो 2% कहा है, और उसमें भी उन्होंने बड़े खींच तान के ये फिगर जो है वो दिए हैं। पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि जो मईशत का हाल था वो तो बहुत बुरा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको ग्रो हो रही है और उम्मीद बंदी है कि शायद जो है वो बेहतर हो, आइंदा आने वाले दिनों में बेहतर हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे इशारे नज़र आ रहे हैं कि जो मईशत के लिए बेहतर हैं। आलमी मार्केट पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर गिर गई हैं। आज की जो ताज़ा तरीन फिगर्स हैं वो ये हैं कि जो ब्रंट ऑयल मार्केट है उसमें $70 पर आ गई है, और जो WTO है वो $66 पर आ गई है। और ये जो पुतिन और ट्रंप के दरमियान बातचीत हुई है कि तवानाई के शोबों पर जो है हमला नहीं किया जाएगा, और इस हवाले से भी जंग बंदी का जो ऐलान हुआ है तो उसमें पैदावार आयल की बढ़ेगी, जिससे ये मजीद कहा जा रहा है कि आयल की कीमतें जो हैं वो कम होंगी, क्योंकि कसाद बाजारी भी है दुनिया में और कसाद बाजारी का मजीद जो है वो बढ़ रही है। दूसरा सब जो उम्मीद का एक बंधन है वो ये है कि उम्मीद ये बंदी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो आज अभी सऊदी अरब पहुँच गए हैं। उनकी मुलाकात है वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से, और उसमें जो मुलाकात है वो तिजारत के हवाले से भी होगी। उसमें बड़ी सरमायाकारी की जो है वो उम्मीद है। ऑयल सेक्टर में भी सरमायाकारी की उम्मीद है। एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो है वो ग्वादर में लगनी है। ऑयल सिटी वहां पर बनना है, वहां पर भी सऊदी अरब सरमायाकारी कर रहा है। मियां साहब, बड़ा अरसा गुजरा हमारे, मैं बड़ा फ़ैन हूँ माशाल्लाह, ऐसे बाइल्म इंसान मैंने आज तक नहीं देखे। जनाब एहसन इकबाल साहब कभी वो विजन 1900 फलां देते थे, फिर एक नया विजन देते थे, फिर अब आजकल विजन 27 आ गया है, तो जो हॉरर 2025 है उसकी कौन बात करे। मतलब ये तो बड़ा अच्छा होगा तो देखा जाएगा। मगर मैं और एक आपसे बात एंगल से करना चाहता हूँ। बात ये है कि सोलर इंडस्ट्री के बारे में आज खबर छपी है कि ये नेट मीटरिंग में जो फैसला हुआ है ₹10 का जो देंगे वो उससे सोलर इंडस्ट्री जो खड़ी हुई थी वो तबाह हो जाएगी, ये अखबार कह रहा है। और सेकेंडली लेकिन मुझे एक पॉइंट क्या है कि ये एक बात बड़ी कॉमन है कि भाई IPPs का मुनाफा हो, पूरे मुल्क को हम खुदा न खास्ता खाकम बदन, मेरे मुंह में खाक बली चढ़ाने को भी हम तैयार हो जाएंगे। पूरे किसानों को तबाह करना है तो हम जो इंपोर्टर हैं गंदम के, उनके मुनाफों को हाथ नहीं लगाने देंगे। ये क्या इकोनॉमिक मॉडल है बाय द वे मियां साहब कि चीनी देखें इनके प्रॉफिट को, चीनी का एक सोलर नेट मीटरिंग का है ना, इसमें ज्यादती हुई है, इसमें कोई शक नहीं। और इसमें जो है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को तबाह करने की कोशिश की जा रही है और कोशिश हो चुकी है। आपने देखा कि सोलर पैनल्स की कीमतें गिर गई हैं। वो जो इंपोर्ट हुआ था इतना बड़ा सोलर, वो नुकसान हो चुका है। जो घरों पर सोलर अब लगेगा उनका नुकसान होगा। मगर फायदा किसको हुआ? बिजली हुकूमत से खरीदी जाएगी, ₹10 में उनसे खरीदी जाएगी। लेकिन एक इसमें एक पहलू और भी है काजी साहब, एक पहलू और भी है। जो IPPs की आपने बात की सर, वो IPPs ने जो नेगोशिएशन हुई है उसके असरात आना शुरू हो गए हैं। 6 IPPs ने दरखास्त दे दी है नेपरा में कि हमारा टैरिफ कम किया जाए, और अगर वो जनरेशन टैरिफ कम होता है तो 29 पैसे कम कर दिया जाए। नहीं काजी साहब, कल तो खबर 29 पैसे की आई थी। वो कितना, और मैंने कहा यार ₹1.5 और ले लो हमसे, जो है वो माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट है। नहीं उन्होंने कहा था जो 29 पैसे है काजी साहब, वो माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट है। ये टैरिफ डिटरमिन होगा कि IPPs का नेपरा जो है वो कितना टैरिफ जो है वो कम करती है। वो टैरिफ कम हो गया मैं तो आपको बता देता हूं, भी कम होगा। मैं आपको बता देता हूं कितना कम होगा। जितना अभी आपने खबर दी है ना कि 180 से 131 से उठाया, वो जो बादशाह की कहानी सुनाई, और 180 पे ले गए, और फिर हातम ताई की कब्र को डिमोलिश करके 164 पर ले आए, यानी 31 से 32 रुपए पर केजी मुनाफे को बरकरार रखा। किस लिए? अब जरा पता करें ना, सागदार साहब के अजीज व अकरबा में, जरदारी साहब के अजीज व अकरबा में, दीगर हुक्मरान अशराफिया के जो है कितनी शुगर मिले हैं और किसकी मिले हैं। तो ये 31, ये ऐसे ही कम होगा, ये ऐसे ही कम होगा कि वो पहले ये ले जाएंगे 70 पे ले गए हैं, फिर 5 रुपए घटा के कहेंगे हमने आप पे बड़ा एहसान अजीम कर दिया। तो ये इसी तरह कम होगा मियां साहब। और अगर रियल में होगा तो मैं जनाब यहाँ पब्लिकली आपसे सॉरी कह के आपको सल्यूट तो वैसे भी पेश करूंगा, मगर उस जिमन में स्पेशली पेश कर दूंगा। जी मियां साहब। लेकिन काजी साहब, इसमें कोई शक नहीं कि बिजली की कीमतों में 8 रुपए फी यूनिट कमी होने जा रही है। उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी है महाना,
उसमें समाही एडजस्टमेंट भी है, 2 दफ़ा इसमें कमी होगी, 2 रुपए का बेस टैरिफ जो है वो कम होगा। तो 8 रुपए फी यूनिट अगर कम होती है तो मेरे पास अभी एक चीज फिगर आ रहे थे कि जो 2018 से 13 से 2018 तक बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, उसमें 5 रुपए इजाफा हुआ था और 2018 से अब तक जो है 17 रुपए इजाफा हुआ था। तो इसमें 8 रुपए कमी होती है, तो इसमें अच्छा खासा एक रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि जो IPPs हैं वो भी अपना टैरिफ जो है वो कम करने को आ गए हैं और तेल की कीमतें भी कम हो रही हैं, जिसका फायदा भी अवाम को पहुंचेगा। हालांकि पिछले 16 तारीख को भी फायदा अवाम को पहुंचना था, लेकिन वजीर आजम ने कहा कि हम बिजली की कीमतों में फायदा देंगे। अच्छा मियां साहब, हो सकता है कि अच्छा खासा एक बड़ा तोहफा जो है वो अवाम को मिल जाए रिलीफ का तेल की सूरत में। वैसे मैं तो मियां साहब मेरी तो राय एक तालिब इल्म के तौर पर है कि जिसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो अमृत धारा है ना, मैंने जैसे कहा ना कि यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो उस वक्त हम 23% अपनी GDP था सब कॉन्टिनेंट, जब यहाँ से गए थे तो 2%। लेकिन काजी साहब एक और उम्मीद ये है कि आज जो दौरा वजीर आजम का है सऊदी अरब का, इसमें बड़े ब्रेक थ्रू होने वाले हैं और ये वीजा पॉलिसी पर भी बात होगी। और वीजा पॉलिसी अगर नरम होती है तो लाखों पाकिस्तानियों को वीजे मिलेंगे। वहां पर बड़ी डिमांड है पाकिस्तानियों की। नेफ्टेक में जो पाकिस्तानी जो है वहां पर ट्रेनिंग करेगा, वहां उनको जो है वो नौकरी भी मिलेगी, वीजा भी मिलेगा। और इसके अलावा हो सकता है कि ब्रेक है अभी तो वो क्योंकि हम वो वापस भेज रहे हैं हमारे यहाँ, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा जो आप कह रहे हैं। हम इस उम्मीद के साथ ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और बहुत सी खबरें हैं। अभी हमने ट्रंप साहब की बात करनी है, बड़ी दिलचस्प बात है। वो भी माशाल्लाह जो चाइना से ज़्यादा ख़तरा वो खुद बन गए हैं, अमेरिका के कुछ लोग कह रहे हैं। क्या मामला है, बड़ा दिलचस्प एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक साहब हुआ करते थे रज़ी तिरमिज़ी, अच्छे शायर थे। उनका कहना था कि फेरता रहता है होंठों पर ज़ुबां, हाय वो दरिया भी प्यासा हो गया। तो इसको क्यों मेरे जहन में आया कि जनाब ट्रंप साहब ने एक ट्वीट की है, ये हमें तो यारा नहीं है कि इसका हम तर्जमा करें कि बड़े मखरब अखलाक में उन्होंने गुफ्तगू और जजों को मुखातिब करके जो उन्होंने कहा है। पहले तो मैंने गौर किया ये ट्रंप साहब हैं, ये कोई हमारे इर्द गिर्द का माशाल्लाह मुल्क है, इधर हमारे इलाकों में से तो नहीं हो रहा। तो अब उन्होंने पेंटागन के बाद अपनी कोर्ट्स पर हमला कर दिया है और उन्होंने कहा मैं सबको निकाल दूंगा। साथ खबर दूसरी भी आई है, उन्होंने वो फेडरल जज जिन्होंने इन पर पाबंदी लगाई थी कि आप वेनेजुएला के जो शहरी हैं उनको वापस न भेजें, उन्होंने कहा चलो भाई देख लेंगे अदालत क्या होती है। अरे ये अच्छा, मैं समझता हूँ अल्लाह एक तो हमें शर्फ हासिल है कि हमने जिस तरह हवा में अदालतों के जो ऑर्डर्स उड़ाए थे कि भाई नहीं करांदे 3 महीने इलेक्शन की कर लोगे साडा माशाल्लाह, तब हमें बड़ा बुरा लगता था। अब तो अमेरिका बहादुर भी यही कर रहा है, तो अब तो इसको एतबार भी मिल जाएगा। तो मियाँ साहब अब वो पड़ गया है अदालतों को पड़ गया है और अब ये कहा जा रहा है कि बल्कि मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि अब चाइना के अखबार कह रहे हैं कि ट्रंप इज अ ग्रेट नेशन बिल्डर, मगर नेशन कौन सी है? वो कह रहे हैं, चीनी कहते हैं ये हमारी नेशन बिल्डिंग कर रहा है, अपनी नेशन की मतलब है वो बर्बादी। ये मैं एक आपको तफन्नुन तबाह के तौर पर कह रहा हूँ, मगर ये सोशल मीडिया पर चल रही है। अच्छा अब इसने ये मुझे कोई बता रहे हैं किसी को इसने फ़ोन भी किया, तो मेरे ख्याल में इंतज़ार करवा, अच्छा हाँ प्यूटन इसको इंतज़ार करवाता रहा गालबन। अच्छा बहरहाल तो मियाँ साहब ये पूरी दुनिया में डिक्टेटर भेजा करते थे, रिजीम चेंजेस करवाते थे। अलांदे जैसे जो है भले इंसान को हटा के चिली में ऊपर मुसल्लत किया पिनोशे को, जिसने कत्लो गारत गरी का वो बाजार गर्म किया, रहे नाम अल्लाह का। 1973 की बात कर रहा हूँ। और अब ये तोहफा खुद अमेरिका बहादुर को मिल गया है। और अब मैंने एक खबर और भी सुनी है, 2 जगह से ये बात तस्दीक हुई है कि पहले तो ग्रीन कार्ड होल्डर्स को डिपोर्ट करने की बात हो रही थी, अब इन सर्टेन इंस्टांसेस में जो पासपोर्ट होल्डर हैं, यानी पासपोर्ट होल्डर वो जो बाहर से आके अमेरिका, तो उनको भी वो वापस भेज रहे हैं। और ये देखें कि प्यूटिन ह्यूमिलेट्स ट्रंप, कीप्स यूएस प्रेसिडेंट वेटिंग फॉर ओवर एन आवर, इंटरनेट सेज ब्रूटल। अच्छा अब ये है सिलसिला मियाँ साहब। तो मैं ये यानी आप देखें कितनी तेज़ी से सूरत हवाल बदल रही है। फिर इसने एक और काम किया है, इसने काम ये किया है कि एक तो टेस्ला पे जो आप खबर देख रहे हैं कि लास वेगस में जो उसका शोरूम था उसमें आग लग गई, जिसे पोटेंशली टेररिज्म कहा जा रहा है। और सेकंडली इसने जो FBI में काश पटेल के नीचे जो बंदा लगाया है वो एक पॉडकास्टर था, पॉडकास्ट करता था, और वो इसका एक मतलब है फुल ऑल आउट एंड आउट इसका सपोर्टर था, और वो इस किस्म के लोगों को लगा रहा है।
तो अब ये एक मुझे लगता है कि जिसे आप ओलिगार्की से भी बात आगे बढ़ के चली गई है। ये तो कैकेस्टोक्रेसी जो हमने कल लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और हमारे दोस्तों ने उस पर हमें कोई रिस्पांस भी दिया, यानी कैकेस्टोक्रेसी कहते हैं उस हुकूमत को, उस निज़ाम को, उस समाज को जहाँ वहाँ के बदतरीन लोग जो हैं वो हुक्मरानी पे हो जाएं, क्योंकि कैकिस को जो है वो एक यूनानी लफ्ज़ है जिसका मतलब है वर्स्ट, उर्दू में बदतरीन, यानी बदतरीन लोगों की हुक्मरानी। मुझे यही याद लग रहा है पूरी दुनिया में, मैं यूरोप में देखूं, मैं इधर उधर देखूं, तो ये कुछ मुल्कों को छोड़ के यकीनन देयर आर एक्सेप्शंस टू एवरी रूल। जी मियाँ साहब, तो आपको क्या लगता है अमेरिका बहादुर तो मेरे ख्याल में अब जाना महफूज नहीं है कि अगर वो पासपोर्ट वालों को भी पासपोर्ट लेके वापस भेज रहे हैं तो वीज़े, आपके मेरे वीज़े की क्या औकात है मियाँ साहब? देखिए कायद साहब, जो अमेरिका है वो उसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बड़े दानिश्वर ये कहते हैं कि शायद ट्रंप जो हैं वो आखिरी सदर हों जो मुत्तहिदा अमेरिका की को तोड़ने की बुनियाद रखें। इससे पहले जो है वो पूरा जितने भी सदर आए हैं उनकी पॉलिसी सामने है। कहा जाता था कि अमेरिका जो है वो हकूक़ का नंबरदार है, इंसानी हकूक़ का नंबरदार। ये कहा जाता था कि वो जमहूरियत का नंबरदार है। ये भी कहा जाता था कि वो गुड गवर्नेंस का नंबरदार है और वहाँ पर इंसाफ होता है। तो क्या ट्रंप क्या कर रहा है कि वो अपने इंसाफ को अपने हाथों से कत्ल नहीं कर रहा? क्या वो अपनी जमहूरियत को अपने हाथों से कत्ल नहीं कर रहा? लोगों को बेरोजगार कर रहा है। जब लोगों को बेरोजगार करेंगे तो टेस्ला पर हमले तो कायद साहब होंगे। और फिर अब मामला यहाँ तक आ गए हैं कि जो रूसी सदर हैं उन्होंने 1 घंटा इंतजार कराया ट्रंप से बात करने का। ट्रंप जो है वो इंतजार करते रहे और 1 घंटे बाद उन्होंने उनकी कॉल जो है वो अटेंड की और उसके बाद उनसे बात हुई और उसके बाद उन्होंने बात की। उन्होंने कहा ठीक है 30 दिन की जंगबंदी पर सोच लेते हैं। आपने सर देखा कि इतनी गिरावट आ चुकी है कि हौसी बागी जो हैं उन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं इजराइल पर, बहुत तेज हमले, और उनकी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले शुरू कर दिए हैं। उनका मिसाइल प्रोग्राम तबाह करके रख दिया है और वहां पर उनके हमले जो हैं अमेरिकन साइट्स पर भी जो हैं वो उनके बहरी बेड़े पर पै दर पै हो रहे हैं। और वहां पर एक सुपर ताकत और एक इंतहाई गनौनी ताकत जिसको अमेरिका इजराइल कहते हैं वो वहां पर मौजूद है और वो गजा पर जो है जुल्म डाल रही है। लेकिन हौसी जो है वहां पर छोटी तादाद होने के बावजूद उन्होंने वहां पर वक्त डाला हुआ है, पकड़ के उनको नथ डाल दी है। और ये है अमेरिका बहादुर की अब जो है वो औकात सामने आ रही है। और उधर चीन जो है वो कह रहा है कि हम जो है वो अमेरिका को माशी तौर पर तोड़ेंगे, क्योंकि चीन की मैशत जो है बड़ी तेजी से जो है फल फूल रही है। और जिस तरह अमेरिका ने उन पर टैरिफ लगाया है तो उन्होंने जवाबी टैरिफ लगाकर अमेरिका को जवाब दिया है। पर जो अमेरिकी सदूर हैं वो रिसेशन के नाम से भी डरते हैं। अच्छा, अब ये है, ये मुझे क्या लिखे, यूएस विल बी हिट बाय हाई टैरिफ्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, चाइनाज ग्लोबल टाइम्स वार्न्स। लेकिन मैं अब आपको एक और बात बताऊं, इससे बढ़ के खबर देता हूं। यानी ये बात ऑफिशियली मान दी है ट्रंप ने कि जी जो मैं तब्दीलियां कर रहा हूं इससे कीमत भी बढ़ेगी और रिसेशन भी आएगा, मगर ये बड़ा ब्रीफ होगा। इसके बाद एक बहुत, ये जिस तरह हम कॉक एंड बुल स्टोरी सुनाते हैं ना, आज सोना निकल आया, आज हीरे सोने उन्हीं के निकलते हैं जो खजाने की कुंजी जिनके पास होती है, बाकी के तो मतलब बर्बादी ही निकलती हैं। अच्छा, अब वो ये कह रहा है, अब आप मुझे ये बताएं, इतनी बड़ी इकॉनमी है, मार्केट इकॉनमी है, मार्केट इकॉनमी में रियासत के हाथ में होता क्या है? फिस्कल पॉलिसी एक होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी, इसके अलावा इनके पास औकात क्या होती है? वरना ये रिसेशन पे काबू ना पा लेते। लेकिन 1930 का रिसेशन आया, 72 तक चला, 72 को रिसेशन आया, फिर 2008 को रिसेशन आया, फिर 2020 को रिसेशन आया। अब गौर करें आप मियां साहब, मैं आपको गौर बताता हूं बात। यानी 1940 के बाद 1972 में रिसेशन आया, कितना लंबा पीरियड था। अगले रिसेशन ने कम टाइम लिया, 2008 में आया जब सब प्राइम लोन क्राइसिस हुआ और ये आपके क्रेडिट कार्ड और ये जो कर्जों का सिलसिला उड़ा। फिर 2008 के बाद 2020 में रिसेशन आया, इन्होंने कोरोना के नाम डाल दिया। हालांकि कोरोना ने उसको तेज कर दिया था, मगर वो कोरोना की वजह से नहीं आ रहा था, वो पहले ही आ रहा था। अब 2020 के रिसेशन से हम नहीं निकले और आज 2025 में एक नए रिसेशन भी मैं आपको बता दूं, टेक्निकली रिसेशन का मतलब ये होता है कि 3 क्वार्टर में अगर आपकी ग्रोथ नेगेटिव हो तो उसे टेक्निकली ये रिसेशन कह देते हैं। तो अब एक और रिसेशन आ रहा है, ऊपर से टैरिफ है, ट्रेड वार है, जंगें हैं वो लग रही हैं, और ट्रेड वार की वजह से जो आपकी सप्लाई चेन्स हैं वो टूट रही हैं। तो इस तोड़ फोड़ में क्या अच्छाई निकाल लेंगे? और फिर माशाल्लाह जितने वो जीनियस हैं, और एलन मस्क साहब समझते हैं क्योंकि वो वहाँ के सबसे बड़े सरमायादार हैं, तो सबसे बड़े विजनरी भी वो हैं, तो वो आई थिंक आई डाउट इट। तो अब ये इशू है कि ये एक बड़ी अजीब सी दुनिया
तख्लीक हो रही है, मगर इसमें हमने देखना है कि हम किस तरफ चलें और किस तरफ बढ़ें और इससे कितने अनअफेक्टेड रहें, कम से कम असरात हमारे पास आए। मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है। काजी साहब देखें, मेरी बात सुने। काजी साहब, जो अमेरिका है, जो ट्रंप है, जब ये इन्होंने हल्फ उठाया था तो उस वक्त इन्होंने 100 से जायद जो है वो एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किए थे। उन 100 के एग्जेक्टिव ऑर्डर्स का क्या बना? सारे ऑर्डर्स जो हैं वो वापस हो रहे हैं। जिन मुल्क की बात से वो बात करते हैं, जारहियत की बात करते हैं, वो आगे से खड़ा हो जाता है। मुझे लगता है कि अब चीन और रूस जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो देंगे, क्योंकि चीन जिस तरह ग्रो कर रहा है और जिस तरह उनकी इकॉनमी जो है वो पूरी दुनिया पर छा रही है, खासतौर पर अमेरिका के पे छा रही है और यूरोप पे छा रही है, वो लगता यही है कि चीन के साथ साथ रूस जो है वो भी बड़ी इकॉनमी बनेगा और उसके साथ जाहिर है हमारा CPEC 2 जो है वो शुरू होगा तो पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। लेकिन यूरोप की तरफ अगर देखा जाए तो यूरोप के पास तो इस वक्त जो है वो कोई इकॉनमी नहीं है। यूरोप जो है वो तो अपना जो दिफाई बजट बढ़ा रहा है, यूरोप तो न्यूक्लियर की तरफ जा रहा है, यूरोप तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कम कर रहा है। तो फिर इसका मतलब ये है कि ना अमेरिका ना यूरोप, आपको एक बात बताऊं, मशरक जो है वो अब आगे जो है बढ़ने को है। मैं आपको बताऊं कि एक $41 बिलियन का एक प्लान चाइना दे रहा है। चाइना में स्लगिश ग्रोथ है, डिफ्लेशन शुरू हो गई है, लोगों ने खरीदारी बंद कर दी है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस गिर गया है। तो ये दुनिया एक अहद में कदम रख चुकी है। मुझे लगता है कि स्टेट इंटरवेंशन बढ़ानी पड़ेगी आपको मैशत में, और जो तमाम पुराने मफरूज़े थे वो भग से उड़ रहे हैं। बहरहाल एक दिलचस्प दुनिया है, देखेंगे और रिपोर्ट भी करेंगे। आप हमें देखते रहिए। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।